Hello students, welcome back to Prepon. These days in Indian polity we are studying Indian judiciary. अब तक हम लोगों ने जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बात की, रिमूवल के बारे में बात की, हमने ये भी देखा CGI को कैसे अपॉइंट करते हैं, क्या रिकमेंडेशन दी जाती है, कैसे होता है, ये सब देखा और क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो कि संविधान का पार्ट नहीं होता। अब बात ये उठती है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जजेस पूरे ना हो तो क्या कोई और टेम्पररी अरेंजमेंट हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का काम चलता रहे। जजेस तो 34 होने ही चाहिए, लेकिन कई बार अपॉइंटमेंट होने में मैंने आपको बताया देर हो जाती है, कॉलेजियम की रिकमेंडेशन पड़ी रहती है और काम नहीं हो पाता है। ऐसे में या फिर और किसी वजह से अगर वैकेंसी वगैरह आ जाए तो कैसे हम काम सुप्रीम कोर्ट में करवा सकते हैं, साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र क्या होता है, जुरिडिक्शन क्या होता है, ये आज देखते हैं। देखिए, अदर जजेस तो संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में इसकी भी प्रोविजन दी हुई है कि अगर जजेस पूरे ना हो तो कैसे कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो एक एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अपॉइंट हो सकते हैं। आर्टिकल 126 में अगर CGI इज अनेबल टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस, अगर CGI अपने कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, देन उनकी ऑफिस की ड्यूटी शैल बी परफॉर्म्ड बाय सच ऑफ द अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट में अपॉइंट। याद रखेंगे, ऑटोमेटिकली नहीं होता है कि CGI जो है वो नहीं है तो कुछ जो दूसरा जज हैं वो बन जाएंगे CGI। राष्ट्रपति बाकायदा 126 में अपॉइंट कर देंगे कि आप एक्टिंग CGI बन के काम कीजिए जब तक CGI अपना कार्यभार ना संभाल लें। तो 126 में एक एक्टिंग CGI भी अपॉइंट फॉर्मली हो सकते हैं बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक होते हैं एडहॉक जजेस। ये क्वेश्चन इस साल सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स वगैरह में भी आए, ऐसे क्वेश्चंस आने लगे हैं। एडहॉक जजेस, आर्टिकल 127 में एडहॉक जजेस आ सकते हैं। कौन होते हैं ये? अगर देयर इज लैक ऑफ कोरम इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोरम पूरा ना हो। पार्लियामेंट के केस में तो हमने कोरम को जाना कि अगर 10% मेंबर्स ना उपस्थित हो तो सिटिंग कमेंस नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ 10% नहीं है। यहाँ अगर 34 के 34 जजेस पूरे नहीं हैं तो इसे लैक ऑफ कोरम कह सकते हैं। अगर लैक ऑफ कोरम है मतलब जजेस पूरे नहीं हैं और काम थोड़ा ज़्यादा है, ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति से बात करके, मुख्य न्यायाधीश एंड इन कंसल्टेशन विद द CG ऑफ ए कंसर्न हाई कोर्ट, राष्ट्रपति से कंसेंट लेके उनकी परमिशन लेकर मुख्य न्यायाधीश एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात करेंगे, बोलेंगे क्या मैं आपके हाई कोर्ट के जज को कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज पे काम करवा सकता हूँ। मतलब CGI ही करेंगे लेकिन वो सरकार से परमिशन ले लेंगे, मतलब राष्ट्रपति का फॉर्मली नाम लिखा हुआ है, और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी बात करेंगे जहां से हाई कोर्ट के जज को वो सुप्रीम कोर्ट में लाना चाह रहे हैं टेम्पररी पीरियड के लिए, उससे भी बात करेंगे। और अगर ऐसा है, मे रिक्वेस्ट ए हाई कोर्ट जज सो क्वालिफाइड टू सिट एंड वर्क एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर सच पीरियड एज मे रिक्वायर। कुछ समय के लिए वो एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज को बोल सकते हैं कि आप कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज बन के काम कर लीजिए, ऐसी आवश्यकता यहाँ पर पड़ रही है। ऐसे जजेस कहलाते हैं एडहॉक जजेस। मतलब एडहॉक जजेस कौन बनेंगे? हाई कोर्ट के जो सिटिंग जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जो सिटिंग जजेस होते हैं वही बन सकते हैं। और कौन से बन सकते हैं? वो हाई कोर्ट के जजेस जिनका कम से कम सुप्रीम कोर्ट जज बनने योग्य हो, मतलब कम से कम 5 साल हाई कोर्ट में तजुर्बा आ गया हो। ऐसे किसी भी जज को वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से जरूर बात कर लेंगे कि आपके हाई कोर्ट से कुछ समय के लिए मैं एक जज को ले रहा हूँ ताकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ काम ज़्यादा है, एडहॉक जजेस हमको चाहिए हैं। तो यहाँ भी 127 में एडहॉक जजेस भी आ सकते हैं। ये हाई कोर्ट के जज ही होंगे और कोई नहीं हो सकते। रिटायर्ड जजेस, 128 में रिटायर्ड जजेस की हेल्प ले सकते हैं अगर वर्कलोड ज़्यादा है। मतलब कोरम तो पूरा है, कोरम तो 34 का 34 है और 34 का 38 होने में टाइम लग सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है कि नए अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर पूरा हो, पार्लियामेंट अमेंडमेंट लाए, आर्टिकल 124 क्लॉज 1 में चेंजेस करे और नंबर 34 को 38 करे। तब तक ऐसा कर सकते हैं, कोरम तो 34 का 34 पूरा है, तब तक ऐसा करते हैं, CGI विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट मे रिक्वेस्ट अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट जज टू वर्क एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को से बात कर सकते हैं सरकार से परमिशन लेकर कि कुछ समय के लिए आप सुप्रीम कोर्ट का जज बन के काम कर लीजिए। अभी हमारा जो नंबर ऑफ जजेस वो बढ़ने की बात चल रही है और बढ़े नहीं, लेकिन अचानक काम ज़्यादा है। मतलब रिटायर्ड जजेस की भी हेल्प ली जा सकती है, लेकिन रिटायर्ड जजेस कहाँ के हो? सुप्रीम कोर्ट की भी हो सकते हैं और
हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं। तो ये एडहॉक जजेस और रिटायर्ड जजेस की हेल्प भी सुप्रीम कोर्ट में ली जा सकती है। दो स्थितियां पैदा हो जाती हैं। एडहॉक जजेस वो होते हैं जो सिटिंग जज होते हैं, मतलब वो अभी काम कर रहे हैं हाई कोर्ट में। रिटायर्ड तो ऑब्वियसली रिटायर्ड होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के नहीं, हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं। तो ये बाकी जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में मेन जजेस के अलावा काम करते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शंस क्या होते हैं? पहला होता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। सबसे पहला ओरिजिनल जुरिडिक्शन आर्टिकल 131 में होता है। ओरिजिनल जुरिडिक्शन इसका मतलब होता है केस पहली बार सुप्रीम कोर्ट में ही आए, मतलब किसी और हाई कोर्ट को वो केस किसी और कोर्ट को वो केस नहीं लेना है, उसका जो अधिकार क्षेत्र है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही है। ऐसे केसेस कहलाते हैं केसेस ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। सच जुरिडिक्शन इज एक्सक्लूसिव टू इट एज वेल। ये सुप्रीम केस पहली बार सुप्रीम कोर्ट के पास ही आता है और सुप्रीम कोर्ट के पास ही आ सकता है। ऐसे केसेस कहलाते हैं द केसेस ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन। यूजुअली कौन से केस होते हैं? इंटर गवर्नमेंटल केसेस होते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई लड़ाई हो गई हो, या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई लड़ाई हो गई हो। कोई भी सरकारों के बीच की जो समस्याएं होती हैं वो आर्टिकल 131 में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आती हैं, वो किसी और कोर्ट में नहीं जा सकती एज पर आर्टिकल 31। इसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन। मतलब द केस शैल कम टू द सुप्रीम कोर्ट एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस। मतलब केस की शुरुआत ही कहाँ हो रही है? सुप्रीम कोर्ट में हो रही है और किसी और कोर्ट को ये केस लेने का अधिकार नहीं होता। सरकारों के बीच की लड़ाइयाँ हमेशा 131 में सुप्रीम कोर्ट में आती हैं, कहलाता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। एपीलेट 132 से 134 होता है एपीलेट। एपीलेट का मतलब है अगर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है और आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहते हैं, तो क्रिमिनल अपील भी होती है, सिविल अपील भी होती है, उसमें हम नहीं जाते हैं। अपील भी कर सकते हैं, मतलब आप हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं 132 ऑनवर्ड्स। केसेस बाय स्पेशल लीव पिटीशन अंडर आर्टिकल 136। स्पेशल लीव ऐसा हो सकता है कोई भी केस हो, किसी भी स्टेज पे हो, किसी भी कोर्ट में हो, उसे सीधे सुप्रीम कोर्ट में ला सकते हैं अगर हम फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन स्पेशल लीव पिटीशन। इस सिस्टम में क्या होता है? द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स डिस्क्रिशन में ग्रांट स्पेशल लीव टू जजमेंट्स ऑफ एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन एनी केस। किसी और केस में किसी ट्रिब्यूनल का फैसला हो, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दिया हो और मुझको जाना है सुप्रीम कोर्ट, तो मैं 136 में ऐसा कर सकता हूँ, मुझे हाई कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं स्पेशल लीव पिटीशन, इसे SLP कहते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दूंगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाँ हमारा इस केस में इंटरवेंशन तुरंत ज़रूरी है, हम हाई कोर्ट को बाईपास कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट SLP को एक्सेप्ट कर लेगा और ऐसा होगा तो केस सीधे हाई कोर्ट को बाईपास करते हुए कहाँ आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा। इसे कहते हैं केसेस बाय स्पेशल लीव पिटीशन। पर इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन द जजमेंट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल। जो आर्म्ड फोर्सेज की ट्रिब्यूनल्स होती हैं उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। दिस पावर इज कंसिडर्ड एज द पावर ऑफ वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड। बहुत बड़ी पावर है, कैसा भी केस हो, किसी भी कोर्ट का हो, कैसा भी हो, एक्सेप्ट वन एक्सेप्शन, ऐसा कोई भी केस सीधे आ सकता है। वरना तो पहले क्या बताया, हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया हो तब सुप्रीम कोर्ट जाएगा। यहाँ निचले कोर्ट को आप बाईपास कर सकते हैं, सीधे आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, किसी मतलब कोर्ट में आ चुका हो और सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं बाई स्पेशल लीव पिटीशन SLP। और बहुत सारे अब सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार होता है, वो चाहे तो SLP को एक्सेप्ट ना करे, नहीं करेगा तो SLP वाला मुकदमा वहीं चलेगा जहाँ कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट का सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। क्या हमको इंटरवीन करना ज़रूरी है? क्या इतना संगीन मामला है कि हम हाई कोर्ट को भी बाईपास कर जाएं और कोर्ट्स को भी बाईपास कर जाएं? अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है SLP में वो कैसे केसेस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट सरकार का एडवाइजर बन के भी काम करता है, मतलब सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस भी ले सकती है। ऐसा कब होता है? राष्ट्रपति के नाम से उस इश्यू को रेफर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट को। राष्ट्रपति बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ये 2G के जो लाइसेंसेस हमने एलोकेट किए थे ये हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं, हम कैसे एलोकेट किए इसे करें, तो हम आपको रेफरेंस भेज रहे हैं, आप हमको एडवाइस दीजिए कि कैसे हम सुप्रीम कोर्ट कैसे हम इस इशू को रिजॉल्व करें। मतलब सरकार को पूरा अधिकार है आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति के नाम से एडवाइस मांग सकती है, किससे? सुप्रीम कोर्ट से। इसे कहते हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शन। सच एन एडवाइस इज डिमांडेड ऑन द प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। जब भी ऐसी एडवाइस मांगी जाती है तो कहते हैं राष्ट्रपति ने भेजा है सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस, कहलाता है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। मतलब जब भी इसकी बात, तो समझ लीजिए 143 की बात हो रही है और सरकार सुप्रीम कोर्ट की राय किसी मुद्दे पर मांग रही है। द एडवाइस सो टेंडर्ड बाय द कोर्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द राष्ट्रपति। ऐसी एडवाइस सरकार के लिए मानना जरूरी नहीं है, लेकिन सरकार ने सोच समझ के राय मांगी है
तो ऐसा होता है कि सरकार इसको फॉलो करती ही करती है, मानना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी डिस्क्रिशन होता है, वो चाहे तो एडवाइस दे, चाहे तो एडवाइस ना दे। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकता है अयोध्या केस आप हमारे पास बहुत जल्दी लेके आ गए हैं, इस पर एडवाइस अभी हम नहीं देंगे। तो उन्होंने, नरसिम्हा राव ने उनको एक रेफरेंस भेजा था अयोध्या केस में काफ़ी पहले, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेज दिया था। अभी हम इस पर एडवाइस कोई नहीं दे सकते, रेफरेंस को वापस भेज देंगे। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, वो चाहे तो एडवाइस ना दे, चाहे तो दे दे, और सरकार के ऊपर है चाहे तो एडवाइस माने या ना माने। लेकिन चूंकि सरकार एडवाइस खुद मांगती है, यूजुअली उसे फॉलो करती ही करती है। सुप्रीम कोर्ट कैन टेक एडवाइस ऑफ हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन टेक एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी मैटर, ऐसा हो सकता है। और एक होता है रिवाइजरी जुरिडिक्शन, 137 में होता है रिवाइजरी। द सुप्रीम कोर्ट में रिवाइज इट्स ओन जजमेंट और डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, वो चाहे तो अपने पहले दिए गए फैसलों को रिवाइज कर सकता है, इसे कहते हैं रिवाइजरी जुरिडिक्शन। आपने देखा होगा छोटी बेंच के फैसले बड़ी बेंच रिवाइज कर दिया करते हैं, उसी मुद्दे पर नई बेंच नया फैसला ले सकती है। ऐसा कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की हर बेंच इंडिपेंडेंट है और हर जज अपने आप में एक बेंच है। हर जज को पूरा फैसला है कि वो इंडिपेंडेंट व्यू ले सकता है, तो कोई भी बड़ी बेंच छोटी बेंच के फैसले को रिवाइज कर सकती है, इसे कहते हैं रिवाइजरी जुरिडिक्शन। 137 में सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों को रिवाइज कर देती है। ये होते हैं सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स जो बाकायदा संविधान के आर्टिकल 131 से 137 में लिखे हुए हैं। और जो एडवाइजरी है वो है 143 में, जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है वो होता है 143 में। तो ये हैं जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चलिए, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही और इसको हम लेके वीडियो आएंगे, ख़त्म करेंगे, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।